आज से ठीक 45 दिन बाद क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर 45 दिन के बाद कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है? यह हमला कहां से होगा? क्या नए साल में भारत मुनीर पर अटैक करेगा? क्या इमरान समर्थक मुनीर की जान लेंगे? 8 फरवरी 2026 को कत्लेआम मचाएंगे या फिर पाकिस्तान के कट्टर मौलाना मुनीर को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे? पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस तो याद होगा आपको। ऑपरेशन सिंदूर में इसी नूर खान एयरबेस पर हिंदुस्तान के ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाही मचाई। भारत के उस हमले के बाद आज पहली बार पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर उसी नूर खान एयरबेस पर पहुंचा। मुनीर यहां यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव करने पहुंचा था। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी नूर खान एयरबेस पर था। दोनों ने यूएई के राष्ट्रपति को गले लगाया, लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो दोनों ही शेख मोहम्मद बिन जायद के गले पड़ रहे हों। खबर यूएई के राष्ट्रपति का पहला पाकिस्तानी दौरा नहीं है। खबर यह है कि नूर खान एयरबेस पर पहुंचा मुनीर फुल सिक्योरिटी होने के बावजूद बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर पहुंचा था। तो क्या मुल्ला मुनीर अब मान चुका है कि उस पर किसी भी वक्त हमला होने वाला है? और क्या यह हमला 45 दिन बाद या उससे पहले ही होने वाला है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिहादी जनरल मुल्ला जनरल अब सिर्फ 45 दिन का मेहमान है। 45 दिन बाद मुल्ला मुनीर के साथ क्या होने वाला है? याद रखो, जिहाद लड़ने के जरासीम हमारे अंदर भी जिंदा है। याद रखो, जिहाद लड़ने के जरासीम हमारे अंदर भी जिंदा है। क्या पाकिस्तानी जिहादी जनरल के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे? क्या पाकिस्तान के कट्टर मौलाना 45 दिन बाद मुनीर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे? शर्म नहीं आती इनको, अपने आप को हुक्मरान कहते हैं। सारे डाकू चोर लुटेरे बरसर इक्तिदार है और जालिमों, तुमने पाकिस्तान का हशर क्या किया है। अगर आइन है और ये आइन रहेगा, किसी की बात को मजाल नहीं कि इस आइन को तब्दील करे। मुनीर की कनपटी पर दो तरफ से बंदूक तान दी गई है। एक बंदूक पाकिस्तान के भीतर से तान दी गई है, दूसरी बंदूक हिंदुस्तान ने तान रखी है। पाकिस्तान के भीतर मुनीर के दुश्मनों की बात आगे करेंगे, पहले भारत की बात करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में हलचल तेज है। पैनिक इस बात को लेकर है कि हिंदुस्तान 2026 में युद्ध की तैयारी कर रहा है। और तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं। हिंदुस्तान ने साल खत्म होने से पहले पहले कुछ ऐसा कर दिया है कि रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के जीएचक्यू में अभी से चीखें निकलने लगी और उन चीखों की वजह है यह हेडलाइन जिसने मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। भारत ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस सरीघात से अपने K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट फायरिंग की है और इस मिसाइल की टेस्ट फायरिंग की गूंज इस्लामाबाद से लेकर ढाका और बीजिंग तक हिंदुस्तान के हर एक दुश्मन को सुनाई दी है। इस खबर से पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश में कैसी हलचल मची है, यह देखने से पहले समझिए कि हलचल क्यों मची है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस सरीघात से दागी गई K4 मिसाइल भारत की वो अंडर वाटर न्यूक्लियर फोर्स है जो दुश्मन देशों के कई शहरों को तबाह कर सकती है। K4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर की है, यानी ये 3500 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर सकती है। K4 मिसाइल हिंदुस्तान की लॉन्गेस्ट रेंज सी लॉन्च स्ट्रेटेजिक वेपन है। यह मिसाइल 2.5 टन न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर दुश्मन पर अटैक कर सकती है और इसे अरिहंत क्लास की सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। K4 मिसाइल की स्पीड मैक 4+ यानी ध्वनि की गति से 4 गुना तेज होती है, जो समुद्र के भीतर रहकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। यह भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, यानी अगर दुश्मन पहले हमला करता है तो भारत समुद्र से जवाबी हमला कर सकता है। परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च होने के कारण इसे ट्रैक करना या नष्ट करना बेहद कठिन होता है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। K4 मिसाइल भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को भी मजबूत बनाती है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि भारत जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें जमीन से लॉन्च होती हैं। ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइलें हवा से दागी जाती हैं, जबकि K4 मिसाइल समुद्र से परमाणु हमला करने में सक्षम होती है। मुनीर के लिए टेंशन की बात यह है कि K4 मिसाइल पाकिस्तान की बाबर 3 मिसाइल से 7 गुना ज्यादा रेंज और 2 गुनी सटीकता रखती है। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूले हुए हैं, मातम पसरा हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी तैयारों की परवाजें नोट की गई हैं। बताया गया है कि आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी पाकिस्तान फाइटर जेट्स की परवाजें हुई हैं और ये जो सूरत हाल है ये इस वजह से और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी इतलात सामने आई हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। अगरचे पाकिस्तान गुज़िश्ता 7 माह से हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसके बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत पर इस तरह की परवाज़ों का मुशाहिदा नहीं किया गया। तो सवाल ये है कि इंडिया की तरफ से ऐसा कौन सा अमल किया गया है जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर रिस्पांस देने की पोजीशन पर आया है। ये जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है इसका तजुर्बा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है जो कि अरहंट क्लास की सबमरीन है। बताया गया है कि यह तजुर्बा बे ऑफ बंगाल में किया गया है और K4 मिसाइल को टेस्ट किया गया है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है और इसके साथ साथ ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी ये 1 से 2 मेगाटन का न्यूक्लियर मवाद भी कैरी करके ले जाने की सलाहियत रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिसाइल तजुर्बा है इसने भारत की न्यूक्लियर ट्राइड यानी ज़मीन, हवा और समंदर से न्यूक्लियर हमले की सलाहियत को मज़ीद मजबूत किया है, ख़ास तौर पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में। इस मिसाइल तजुर्बे के लिए कल एक नोटम भी जारी किया गया था और वो नोटम भी 3500 किलोमीटर का था। ये मिसाइल के अंदर इसकी जो रेंज है इसमें पूरा पाकिस्तान यानी 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये मुख्तलिफ मुकामात से अगर फायर किया जाए तो पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में आता है। चीन के मशरकी और जनूबी इलाके इस मिसाइल की रेंज में आते हैं। अंडमान सी से लेकर बहरुल काहिर तक अहम समुद्री रास्ते भी इस मिसाइल की रेंज में आते हैं और इस मिसाइल तजुर्बे का मकसद ज़मीन के साथ साथ समंदर के ज़रिए भी दबाव को पैदा करना है। बाबर 3 के साथ फ़र्क ये है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रफ्तार और ज़्यादा है और ये ज़्यादा बुलंदी, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन इसकी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है। अलबत्ता पाकिस्तान अपनी समुद्री निगरानी में तेज़ी और चीन के साथ इंटीग्रेटेड डेटरेंस के ज़रिए इस मिसाइल का कोई ना कोई तोड़ डेफिनेटली तैयार कर सकता है और इस मिसाइल के तजुर्बे के साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको टाइट किया गया है। सिक्योरिटी टाइट करते हुए पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी मुतहर्रिक किया गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को भी एयरबोर्न किया गया है। मुल्ला मुनीर को जैसे ही हिंदुस्तान की K4 मिसाइल की टेस्टिंग की बात पता चली उसने अपने नेवी को हाई अलर्ट पर रख दिया। मुनीर ने समंदर में चौकसी बढ़ा दी, लेकिन मुनीर ये भूल गया कि हिंदुस्तान की K4 मिसाइल समंदर के ऊपर रहकर हमला नहीं करेगी। वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS सरीघात से समंदर के भीतर फायर होगी और पाकिस्तान के शहर शहर को स्वाहा कर देगी। इसका अंदाजा मुनीर के लिए काम कर चुके पाकिस्तान के पुराने फौजियों को भी है और पाकिस्तानी फौज की वाह वाह करने वाले दरबारियों को भी है। हम अपने सर्वाइवल के लिए अपनी तैयारी करते हैं, हिंदुस्तान अपने सर्वाइवल के नहीं करता, वो करता है हेजमोनिक डिजाइन के लिए, रीजनल डोमिनेंस के लिए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए, एक स्टेबल फैक्टर करने के लिए। कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए दोनों फोर्सेस का, दोनों आर्मीज और नेवीज का, तो इंडिया के पास तादाद में चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा है, इनके पास नेवी भी जदीद है, तो हम कहाँ खड़े हैं आज? देखिए हमें डे 1 से पता है
जंग के दिनों में आपको दुनिया दुश्मन आपको टाइम नहीं देता। इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं दिस इज दी दे आर, वो ने कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जिन्होंने जुलाई में किया था। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, जारी बात है साउथ एशिया की भी चेंज होंगी, इंडो पैसिफिक की भी चेंज होंगी। देखें वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं, और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें। 2025 खत्म होने से केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ठीक पहले हिंदुस्तानी K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ने मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है, तो साल 2026 आते आते मुनीर के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि 2026 में भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं वो 5 महाबली जो जल थल नभ से दहाड़ेंगे और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल फाइटर जेट से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक हथियारों का एक पूरा जखीरा सेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। इनमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA MK1 ने न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन अरिदमन, प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट, इंडिया में बने C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइलिंग और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस वाले ड्रोन शामिल हैं। खबर यह भी है कि बहुत जल्द भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, जिसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 70 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल, 200 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली अस्त्र MK2 एयर टू एयर मिसाइल और स्पाइस वेपन सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिल सकती है, और यह मुनीर के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इस बार भारत पाकिस्तान की जंग के बाद भारत की करंट सरकार पाकिस्तान के आर्मी के जनरल, चाहे वो कनाडा में छुपे हुए हों, अमेरिका में हो, उनको वार क्राइम ट्रिब्यूनल में लाएगी और उनको वार क्राइम्स के साथ सजा दिलवाएगी। ये मेरी भविष्यवाणी आप याद रखिएगा। ऐसे पाकिस्तानी जो अभी बोल रहे थे ना गर्दन पे पाँव, इन लोगों को नानी याद आ जाएगी। ये गर्दन पे पाँव रखेंगे। जिस दिन भारत ने खाली एक धाड़ निकाली ना तो तुम दोनों फारिग हो जाओगे। जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है टेररिज्म, उसका 10% भी करना शुरू कर दिया ना तो दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान नामी एक कंट्री नहीं होगा। और एक और बात सबको मैं आज क्लियरली बता देता हूँ, ये मेरी भविष्यवाणी लिख लें कि अगली जो जंग होगी ना इंडिया पाकिस्तान की, वो आखिरी जंग होगी। इसके बाद दे विल नॉट बी ए कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। ये मैं आपको बता देता हूँ कि अब भारत की भी बर्दाश्त का पारा मतलब ख़त्म हो चुकी है, भारत की बर्दाश्त। और अब भारत ने अब जो हमला किया ना, तो ये जो गर्दन पे पाँव रखने वाले कह रहे हैं ना, जो ये लोग यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजी कैंप्स में बैठे होंगे,
जैसे 71 में पाकिस्तान के फौजी बैठे थे। और आसिम मुनीर तो भाग चुका होगा कनाडा। मुनीर को पता है कि नया साल उसके लिए बुरी खबर लेकर आने वाला है, इसलिए उसने अभी से अपनी फील्डिंग सेट करनी शुरू कर दी है। ये शुक्रवार की ही तस्वीरें हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अपने पहले ऑफिशियल पाकिस्तान ट्रिप पर वहां के नूर खान एयरबेस पर पहुंचे हैं। वही नूर खान एयरबेस जिसे हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में नस्तोनाबूद कर दिया था। मुनीर यहां भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर ही आया था। यूएई के राष्ट्रपति को देखते ही पहले गले पड़ा, फिर सलामी ठोक दी। कटोरा लेके भीख मांगने में एक्सपर्ट पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और मुल्ला मुनीर दोनों यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव करने पहुंचे थे। तस्वीरें देखकर साफ है, मुनीर गले नहीं लग रहा, यूएई के राष्ट्रपति के गले पड़ रहा है। शहबाज शरीफ यूएई के राष्ट्रपति का हाथ पकड़कर ऐसे आवाभगत कर रहा है मानो इसके बदले में यूएई ने पाकिस्तान का कर्जा माफ कर दिया या कुछ भीख में दे दिया। लेकिन यह हाई डेफिनेशन वीडियो शूट कराने से मुनीर नहीं बचने वाला है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के भीतर ही मुनीर के खिलाफ पहले फतवा और बाद में जिहाद का ऐलान हो गया है। और यह ऐलान वहां के कट्टर मौलानाओं ने किया है, जो ना तो मुनीर की ट्रंप से दोस्ती पर खुश हैं, ना मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने से खुश हैं, और ना ही अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले को लेकर खुश हैं। आज आपकी ताकत के खिलाफ, आपकी हुक्मरानी के खिलाफ अगर बगावत का ऐलान कर रहा है तो वो मौलाना फजलुर रहमान कर रहा है। आज आपकी हुक्मरानी, आपकी जबर, आपकी जुल्म, आपकी इस्तिबदाद, आपकी जारहियत, आपकी कब्जे के खिलाफ अगर बगावत का ऐलान कर रहा है वो जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर हाफिज अब्दुल्ला कर रहा है, जिसने 1 लाख के करीब बच्चों, खवातीन, आम शहरियों को शहीद किया। 1.5-2 लाख बेघर हो गए, जख्मी पड़े हुए हैं, दरबदर हो गए। और जिस ट्रंप के हाथ से, जिस अमरीकी क़यादत के हाथों से फलस्तीनियों का खून टपक रहा है, मेरा शहबाज शरीफ कहता है कि इसको अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। ये हमारा शहबाज है भाई, जिसकी परवाज है सुरैया तक, ऐसा शहबाज है हमारा शरीफ। ये अमन का नोबल इनाम, तो ये सियासी जो है ना पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए कि हमसे बात की जाए ताकि हमारे साथ कोई सौदेबाजी की जाए, और किस कीमत पर? पाकिस्तानियों के खून की कीमत पर। ये जो पॉइंट्स आप इनका जवाब दे दें, आपने इंडिया वाले मामले को अफगानिस्तान वाले मामले से कैसे जोड़ दिया? ये मुल्क बड़ा कीमती है और हमें इस बेवकूफ़ी से, भोलपन से बाहर आना है इस कौम को, और अय्यारों से ख़बरदार रहना है जो पाकिस्तानियों की कीमत पर इस तरह के नैरेटिव बेचते हैं। मौलाना तो मौलाना, इमरान खान की आर्मी ने भी मुनीर को 8 फरवरी वाला अल्टीमेटम दे दिया है। ये तस्वीरें बस कुछ घंटों पहले की हैं। इमरान खान की पार्टी का नेता और केपीके का सीएम सोहेल अफरीदी पूरे लाव लश्कर के साथ लाहौर पहुंचा था। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुनीर की फोर्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोका, और अब लाहौर से ऐलान हो चुका है 45 दिन बाद पूरा पाकिस्तान सड़कों पर उतरने वाला है, मुनीर को दौड़ा दौड़ा कर पीटने वाला है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में और सारी दुनिया में पीटीआई की तरफ से यौम एहतजाज मनाया जाएगा। पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल होगी। अब इम्तिहान है आसिम मुनीर, उनकी चहेती क्या बेगम, क्या नाम है इनका, मरियम नवाज का, कि ये इसको कैसे हैंडल करती है। मुल्क की सलामती के लिए ये लोग खतरा हैं। अगर आप सच्चाई से देखें, ये आपसे मुज़ाकरात नहीं,
बैत चाहते हैं, इनकी नीयत यही है, ये यही काम कर रहे हैं। और अब आप इनको दूसरा मौका मत दीजिएगा। इनको दूसरा मौका देना ऐसा ही होगा जैसे कोई आदमी आप पे गोली चलाए और आप बच जाएं, फिर दोबारा जब वो आए तो आप एक गोली इजाफी लेके उसको दे दीजिए और कहिए देखिए साहब आपका निशाना चूक भी सकता है, तो ये गोली और आप अपने उसमें रख लीजिए। ये ऐसी गलती होगी। अब इनके साथ मुज़ाकरात करना नहीं। तो मैं चाहता हूँ हादसे से पहले हम इन्हें खबरदार करें कि ये अब किरदार जो था ज़िल्ले इलाही का पूरा हो गया, ये अब आप कपड़े उतारें और हकीकत में आ जाइए। देखिए, आपका हर कदम पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, आपका हर फैसला नाकामी की हेडलाइन बन जाता है। आपका हर स्टेप लोकल मुल्क में हो या इंटरनेशनल अरीना में हो, बैनुल अक़वामी सतह पे हो, वो पाकिस्तान को मजीद दलदल में फंसा देता है। ट्रंप से गलत वादे कर लिए, अब निकलना मुश्किल हो रहा है। इतनी जल्दी क्या थी लंच खाने की? मैं अक्सर कहता हूँ वो वक्त मुलाकात से बचने का था और इन्होंने पैसे दे के मुलाकात कर ली। आप कहते हैं ये अल्लाह की फौज है और आप अल्लाह की फौज के कमांडर हैं। अल्लाह की फौज के कमांडर इतने बुज़दिल हो सकता है? ये एहसास आपको है ना कि आपकी जान खतरे में है। देखिए, हालात आपने वहां पहुंचा दिए हैं, अनवर सादात वाले हरकत हो सकती है आपके साथ। कोई भी आदमी किसी भी दिन वो कहेगा यार ये पूरा मुल्क 25 करोड़ रुल रहे हैं, मेरी अपनी जान जाएगी, चलो मैं आज इनका जो है वो काम तमाम कर दूं। ये हो सकता है किसी वक्त भी आपके साथ। मुनीर के लिए एक बुरी खबर ब्रिटेन से भी आई है। मुनीर ने अपने जिस कट्टर विरोधी और इमरान समर्थक मिर्जा शहजाद अकबर को अपने डेथ स्क्वाड के हाथों पिटाई कराई थी, नाक तोड़े थे, जबड़ा तोड़ा था, अब वो मिर्जा शहजाद अकबर भी कैमरे पर आ गया है और मुनीर के ऑर्डर पर अपने ऊपर हुए हमले का एक एक सच पूरी दुनिया को बता रहा है। आप भी सुनिए मिर्जा शहजाद अकबर ने क्या क्या खुलासा किया है। आप सब लोग इस बात से आगाह हो चुके होंगे कि 24 दिसंबर को मेरे ऊपर एक हमला हुआ। मेरी जो अपर लिप और नाक की सूरत हाल है वो थोड़ा सा आवाज़ कुछ अजीब व गरीब आ रही होगी, तो उसके लिए पेश की माजरत। वाक़या कुछ इस तरह से है कि कल 24 दिसंबर को सुबह तकरीबन 8:07 या 8 मिनट के लगभग मैं जहाँ पे रहता हूँ बरतानिया में, आप सब लोग जानते हैं मैं कैम्ब्रिज के इलाके में रहता हूँ। वो मेरा जो घर का एड्रेस है वो कोई नोन एड्रेस नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना भी नहीं था, बड़ा एक प्राइवेट सा वो आपका अपना घर है। वहाँ पे सुबह 8:07 या 8 मिनट पे दरवाज़े पे नॉक होती है। सुबह छुट्टियाँ थी, सब सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, तो मैं उठता हूँ और अपने सोने वाले ही कपड़ों के अंदर, ज़ाहिरी बात है एक आधा अंधा शख्स जब उठता है तो ऐनक पहनता है सबसे पहले, और मुझे जो हमारा दरवाज़ा है वहाँ पे घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, अंदर से भी व्यू होता है, वो सारा उस पर सिक्योरिटी के मैयस थे। मुझे नज़र आता है कि बाहर एक शख्स खड़ा है और वो शख्स जो है उसने जिस तरह से कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या बिन कलेक्टर्स होते हैं उस तरह की उसने एक वर्दी सी पहनी हुई है, सर पे हेलमेट लगाया हुआ है और मुंह पे छोटे वाला मास्क लगाया हुआ है। तो मैंने वो दरवाज़ा अभी खोला ही था तो बाहर खड़ा वाला शख्स काफ़ी लंबा तड़ंगा, 6 फुट से ऊपर उसका कद होगा। उसने मुझसे अंग्रेज़ी में पूछा कि आर यू शहजाद अकबर। उसने मुझसे नाम पूछा। मैं इससे पहले कि उस नाम की तरदीद या तस्दीक करूं, मुझे उस वक्त अंदाज़ा तो हो गया कि ये कुछ चीज़ दुरुस्त रही है। मैंने जब दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो उसने अपना कदम अंदर रखा और मेरे ऊपर ताबड़तोड़ घूंसों के वार शुरू कर दिए। कोई ट्रेड शख्स लगता था, उसके जो कदम थे उससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो एक शिद्दत के साथ ही आया है और एक ख़ास टारगेट लेकर आया है, नाम लेकर पूछ रहा है, और उसका जो हमला था वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चेहरे के ऊपर था। एक बात मैं ये भी बताता चलूँ कि उसने दस्ताने भी पहने हुए थे। दस्तानों की वजह से एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं आते। कि मेरे ऊपर हमला जो हुआ और जो मुझ पे ताबड़तोड़ घूंसे बरसाए गए,
इसके पीछे कौन लोग थे, करने वाला कौन था, करवाने वाला कौन था, ये वाकया आइसोलेटेड इवेंट था या टारगेटेड इवेंट था। अभी हाल में ही हमने देखा कि एक फ़ौज के बहुत बड़े अफसर जो पूरी फ़ौज को, न सिर्फ मिलिट्री को बल्कि एयरफोर्स और नेवी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, DG ISPR हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मेरी तस्वीर लगवा कर, क्योंकि मेरा चेहरा पहले डिस्प्ले किया जाता है एक स्क्रीन के ऊपर, और उस स्क्रीन के ऊपर चेहरा डिस्प्ले करने के बाद कहते हैं हटाओ इसको, मुझे इसकी शक्ल ही पसंद नहीं है। अकबर का ये वीडियो पाकिस्तान में जैसे जैसे देखा जा रहा है, मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। यानी कट्टर मौलाना तो दुश्मन हैं ही, PTI वाले तो दुश्मन हैं ही। अब मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को अपना दुश्मन बना लिया है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला है। बाबा बागेश्वर ने आज बहुत बड़ी बात कह दी। बाबा ने हिंदुओं के लिए ऐसा मैसेज दिया जिससे ढाका में खलबली मच गई। देश भर में हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए। कोलकाता से लखनऊ तक हिंदू खुलकर आ गए। सैकड़ों साधु संत बंगाल पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने गाजा का गाना गाने वालों की जमकर क्लास दी। बाबा क्यों हिंदुओं से कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को क्यों कहा अभी नहीं तो कभी नहीं? यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को बांग्लादेश के क्या सबक सिखाए? बाबा बागेश्वर ने किसे कैंसर से ज्यादा खतरनाक बताया? भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। भारत के 80 करोड़ हिंदुओं को बाबा ने किस साजिश से आगाह किया? हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। अंत में हम यही कहेंगे, हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। भारत विश्व गुरु बने, और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री 29 दिसंबर तक भिलाई में कथा सुनाएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा देश के कोने कोने से 5 लाख से ज्यादा हिंदू उनकी कथा में आएंगे। बाबा का मैसेज देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को बांग्लादेश जैसी दुर्गति से बचाने के लिए अलग जगा रहे हैं। जात पात में नहीं बंटना है, धर्मांतरण गिरोहों के लालच में नहीं आना है, दवाई पढ़ाई के नाम पर धर्म नहीं बदलना है, पूजा पाठ के नाम पर मतांतरण करने वालों से सावधान रहना है। बाबा बागेश्वर बता रहे हैं कि हिंदू एकता को तोड़ने वाले लोभ लालच का सहारा लेते हैं, गरीबी का फायदा उठाते हैं, आदिवासियों की अशिक्षा का फायदा उठाकर उन्हें बरगलाते हैं और फिर धर्मांतरण कराते हैं। बाबा बागेश्वर ने हिंदू विरोधियों की इन साजिशों का तोड़ भी बताया है। धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू हैं, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी।
हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, सरेआम फांसी पर लटकाया जा रहा है। कट्टरपंथियों के दबाव में पुलिस थाने से निकालकर जिहादी भीड़ को सौंप दे रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का शिकार सिर्फ एक दीपू दास नहीं है। राजबाड़ी जिले में सम्राट मंडल को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार ने खुला छोड़ दिया है, हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट करने के लिए। हिंदुओं के घरों को कट्टरपंथी आग के हवाले कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लूटी जा रही है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर जाने के बाद वहां के हिंदू लगातार निशाने पर हैं। मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। फरवरी में होने वाले चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बांग्लादेश में उपद्रव बहुत बढ़ता जा रहा है। चटगांव में शील फैमिली का घर फूंक दिया गया। सिलहट में हिंदू दंपत्ति पर हमला किया गया। झेनाई दह में गोविंद विश्वास की पिटाई की गई। राजधानी ढाका में हिंदू महिलाओं से बदसलूकी की गई। धार्मिक नारे लगाते हुए जमातियों की कट्टर भीड़ कहीं भी हिंदुओं पर हमले कर दे रही है। केवल दिसंबर के 25 दिनों में 12 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में हो चुकी है। दिलीप बर्मन, प्रांतोष कोरमोकर, उत्पल सरकार, जोगेश चंद्र रॉय, सुब्रणा रॉय, शांतो दास, रिपन कुमार सरकार, प्रताप स्वाधीन, पोलाश चंद्र, दीपू दास और अमृत उर्फ सम्राट मंडल। बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू कितना डरा हुआ है वो इस युवक के वीडियो मैसेज से देख सकते हैं। कट्टर जमातियों की भीड़ कहीं भी रात हो या दिन हिंदुओं के घरों पर हमला कर दे रही है। बांग्लादेश है, अभी रात का वक्त है, दीपू चादर जैसे हमें भी खत्म कर देंगे। आप खुद देख सकते हो क्या हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कोई हमें बचा सके। समझ नहीं आ रहा, सब कुछ अचानक बिगड़ गया। इसीलिए साधु संत और कथावाचक देश भर में हिंदुओं को बांग्लादेश से सबक लेने की बात बता रहे हैं। सनातनी जगत उस अत्याचार का विरोध करता है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, जब हिंदुओं पर जुल्म ढाया जाता है तो दुनिया का कोई भी देश आवाज नहीं उठाता। हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई नहीं खड़ा होता। जिस तरीके का अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है, ये सभी सनातनी जगत उस अत्याचार का विरोध करता है। पूरे विश्व की मानवता को ये मैसेज देना चाहता है कि पूरी दुनिया में जब भी मानवता मरती है, सनातनी जगत उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब जिंदे सनातनियों को, हिंदुओं को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं पूरा विश्व जगत इस तरफ आवाज उठाता है और बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करता है। कट्टरपंथी हिंदुओं को डराकर बांग्लादेश में खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। वहां का हिंदू डरा नहीं है, वो अब भी कट्टरपंथियों से लोहा ले रहा है। ये ढाका की तस्वीरें हैं जहां हिंदू ह्यूमन चेन बनाकर यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस उठा रहा है, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है। यह 23 हिंदू धार्मिक संगठनों का समूह है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए देश भर का हिंदू समाज पुरजोर आवाज उठा रहा है। कोलकाता, पुरी, गुवाहाटी, लखनऊ और प्रयागराज समेत देश के तमाम राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग हो रही है। नमस्कार, বলছি সবাই গোটা বিশ্বের হিন্দুরা এবং আমরা যারা সবাই এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের পরিবারের পাশে আমরা সবাই আছি। আপনাদের যদি কোনো রকম সহযোগিতা লাগে যে ভাইটা গেছে, তার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন এবং একজন হিন্দু হিসেবে আরেকজন হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের কর্তব্য। সকলেই বিচলিত আমরা, আপনি শক্ত থাকবেন এবং গোটা পৃথিবীর হিন্দু সবাই আমরা আপনার পাশে আছি।
कोलकाता में बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर सैकड़ों साधु संत प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो रही है। सभी सनातनियों से ये निवेदन करेंगे कि प्लीज आप लोग वोकाइट बांग्लादेशी होना चाहिए इन इंडिया। किसी भी बांग्लादेशी को हमारे यहाँ काम नहीं मिलना है। सब बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेजा जाए और सनातनी जगत की रक्षा पूरा सनातनी जगत करे। हम तो ये भी कहना चाहेंगे, हो सके तो हमारी भारत सरकार ये करे कि वहां से सारे हिंदुओं को लेके अपने भारत में स्थान दे और जितने भी भारत में बांग्लादेशी हैं उन सबको वहां पर भेज दिया जाए। जो भी पाकिस्तान के लवर्स हैं उन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के पीछे जमातियों की कट्टरपंथी भीड़ है। ये बात दीपू दास की निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार अताउर रहमान बिक्रमपुरी ने भी कबूली है। एनसीपी और जमात मिलकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में धर्म के नाम पर हो रही हिंसा पर भारत का संत समाज बहुत गुस्से में है। बांग्लादेश में जब से फरवरी में चुनाव कराने का ऐलान हुआ, अचानक यूनुस सरकार ने जमातियों को हिंसा का खुला लाइसेंस दे दिया। पाकिस्तान से जिहादियों को बुलाया गया, जेल से आतंकियों को छोड़ा गया। यूपी में एसआईआर का आखिरी दिन पूरा हो गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनवाने की साजिश फेल हो गई। योगी आदित्यनाथ ने उन पार्टियों और जमातों को खूब खरी खोटी सुनाई जो गाजा पट्टी के नाम पर आए दिन सड़क पर उतर जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में एक बयान तक नहीं दे पा रहे हैं। एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यूपी में अगले साल 2027 में चुनाव है। यूपी में 80% हिंदू वोटर हैं, 20% मुस्लिम वोटर हैं। लड़ाई तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की हुई तो बीजेपी को फायदा मिलना तय है। मुस्लिम वोटर समाजवादी और कांग्रेस का कोर वोटर है। हिंदू वोटर बीजेपी का कोर वोटर है। बांग्लादेश के मुद्दे पर जात पात और तुष्टीकरण की राजनीति को योगी एक्सपोज कर 2027 की विजय का मार्ग प्रशस्त करते जा रहे हैं।